कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कक्षा 12 विश्व भूगोल अध्याय 13 भारत भूगोल से संबंधित अपन ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है भारत जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि, और इसमें हमारा मुख्य टॉपिक था भारत में जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रतिरूप। और आज अपन पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, यहाँ बात आ रही है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। मैंने आपको पिछली वीडियो में जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बताई है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ बात प्रभाव की आ रही है। तो प्रभाव का मतलब, अगर मान लो किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो उस देश में कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था पर कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, तो उसके बारे में अपन इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको पता है कि ये जो अपन टॉपिक, जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन करने के लिए पहले हमें 1901 से लेकर के 2011 की जनगणना का अध्ययन करना होगा। 1901 में आप देख लो कि भारत की जो जनसंख्या थी वो 23.84 करोड़ थी, यानी अधिकतम 24 करोड़ थी। ये जनसंख्या बढ़ करके 1991 में हो गई 85 करोड़, और 2001 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या 102 करोड़ हो गई, और 2011 में ये जनसंख्या बढ़ करके 121 करोड़ हो गई। यानी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज गति से देश में संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। और ये जो तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण आपको पता है देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। आज देश में आपको पता है गरीबी जैसी स्थिति, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, महामारी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तो वह है जनसंख्या वृद्धि। यानी आज हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और इसी तरह से अगर ये जनसंख्या का विस्फोट होता रहा तो आने वाले भविष्य में हमें गहरी या गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज आप देख लो, इसका एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं विद्यार्थियों के लिए। जैसे आज आप देख लो, कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, ट्रेनों में जाइए, बसों में जाइए, किसी भी स्थान पर जाइए, आपको बहुत अत्यधिक भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा। आज बड़े बड़े जो महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जो बड़े बड़े महानगर है ना, वहां आप जाकर के देखिए, रोजगार की तलाश में लोग, आपको पता है कि महानगरों में, नगरों में प्रवास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, भीड़ भाड़ की समस्या पैदा हो रही है ना। और अगर अपन एक अच्छा उदाहरण है, जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई में आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, स्लम बस्ती है ना। तो आप ये देख लो कि धारावी गंदी बस्ती में एक एक कमरे में आपको पता है 1500 लोग रहते हैं। तो ये किसका संकेत है? ये तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि का संकेत है, और इससे कई प्रकार के आपको पता है कि वहां समस्याएं लोगों को उठानी पड़ती है। तो आप देखो, यहाँ जनसंख्या वृद्धि के अपन प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इसको अपन पढ़ते हैं। 1901 से 2011 की जनगणना के अनुसार अपने जनसंख्या के आंकड़े पढ़ लिए हैं। अब देखो यहाँ बात क्या आ रही है कि आज आप देखो पृथ्वी पर आज विश्व में आप देख लो जो 7 महाद्वीप है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिण अमेरिका हो, है ना, एशिया हो, कोई भी महाद्वीप ले लो आप। आज संपूर्ण पृथ्वी पर, यहाँ बात आ रही है पृथ्वी पर आप देख लो कि हर छठा व्यक्ति क्या है? भारतीय है। पृथ्वी पर हर छठा व्यक्ति भारतीय है। यानी अगर यहाँ बात पृथ्वी की आई है, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 की जनगणना के अनुसार आज विश्व की जो कुल जनसंख्या है ना, वो 714 करोड़ है। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पृथ्वी की बात आई है, विश्व की बात आई है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए मैंने आपको ये जनसंख्या के आंकड़े बताए विश्व के। अब देखो यहाँ बात क्या आ रही है कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार अगर मान लो कोई भी प्रयास करती है, एक राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास करती है, आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रयास करती है, तो आर्थिक विकास के जितने भी जो प्रयास है ना, आर्थिक विकास के सारे जो प्रयास है, वो आपको पता है क्या हो रहे हैं? वो निष्क्रिय हो रहे हैं। आर्थिक विकास के सारे आपको पता है प्रयास निष्फल हो रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज गति से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, और संसाधनों की कमी के कारण आपको पता है कि राष्ट्र जो होता है वो गहरे संकट में फंसता चला जाता है। आज आप देख लो, भारत में साक्षरता का ले लो आप, शिक्षा का जो स्तर है, आज भी भारत में लगभग 27% लोग अनपढ़ है, अशिक्षित है। औसत साक्षरता की बात करें हमारे सिलेबस के अनुसार तो वह 73% है ना, 73% है। अब देखो यहाँ बात आ रही है साक्षरता की, तो साक्षरता किसे कहते हैं? देखो हमारे भारत में साक्षरता की परिभाषा क्या है कि शिक्षित या साक्षरता किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष हो, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, वो शिक्षित कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा।
अब यहाँ बात साक्षरता की आई है, तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि भारत में महिलाओं की जो साक्षरता है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या है, कम है। यानी पुरुषों की साक्षरता अधिक है, महिलाओं की साक्षरता कम है। अब महिला साक्षरता कम क्यों, इसके पीछे क्या कारण है ये आप स्वयं जानते हो, नहीं जानते हो तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या देख लो 1901 से लेकर के अपन ने 2011 की जनगणना के आंकड़े पढ़े हैं, तो आप देख लो कि दिन प्रतिदिन अगर अपन बात करें ना, पिछले कुछ दशकों की बात करें, बात महिला साक्षरता की करें, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि पुरानी परंपराएं थी, लोग रूढ़िवादिता में जीते थे, है ना। पुरानी परंपराएं थी, लोग रूढ़िवादिता में जीते थे, और आपको पता है कि अंधविश्वास के कारण, है ना, वो अपनी बहनों को या बेटियों को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, है ना। कई ऐसी परिस्थितियां होती थी जिसकी वजह से उनकी कुछ सोच में कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं थे उस समय, यानी उनकी सोच ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से आपको पता है कि वो अपनी लड़कियों को, बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, जिसकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। उनको घर के चार दीवारी में रहना पड़ता था, घूंघट में रहना पड़ता था, है ना। तो इसके पीछे मतलब कि अभी अगर वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में आप देख लो कि गांव में आज मतलब कि गांव में कुछ कुछ जगह, यानी कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, जहां आपको पता है आज भी महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही है। परंतु अगर अपन कुछ अगर गांव की बात करें तो कुछ अभी नए युवा वर्ग के लोग हैं जो गांव को छोड़ करके नगरों में जाकर के आपको पता है निवास करने लगे, और वो अब शिक्षित हो चुके हैं। अब वो शिक्षा ग्रहण करने के कारण वो अपनी बहनों को, बेटियों को गांव से नगरों की ओर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, ताकि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, रोजगार के साधन प्राप्त कर सके, है ना। तो अब यहाँ बात आ रही है, अब जाकर के आपको पता है कि कुछ हद तक परिवर्तन हुआ है, स्त्रियों की साक्षरता में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। पहले के लोग पुरानी परंपराओं में फंसे हुए थे, रूढ़िवादिता में फंसे हुए थे, अंधविश्वास के कारण, तो ये इसके पीछे कारण हो सकते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो अब देखो अगली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसके पीछे कई कारण है। कि गांव के लोग आपको पता है, चाहे गांव में ले लो चाहे शहर में ले लो, पर अधिकांशतः अपन गांव की बात कर रहे हैं कि जो जन्म दर है ना, जन्म दर को रोकने के लिए या जन्म निरोध के लिए, जन्म निरोध के आपको पता है कि नए उपाय, जन्म निरोध के नए उपाय नहीं अपनाने, जन्म निरोध के नए उपाय नहीं अपनाते, और जो बच्चे जो पैदा होते हैं या जो बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होने के विरुद्ध आपको पता है कि वो कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं करते, है ना। बच्चे पैदा होने के विरुद्ध कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं करते, यानी वो जन्म दर को बढ़ावा ही देते जा रहे हैं, जन्म दर को बढ़ावा देते जा रहे हैं, यानी कि उन्हें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे जन्म दर में कमी आ सके, है ना। जैसे अपन इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये जन्म दर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो उच्च जन्म दर देखने को मिलती है। जन्म दर क्या देखने को मिलती है, उच्च देखने को मिलती है। अब देखो और मैं आपको बताता हूँ, आज आप गांव में कई परिवार के लोग हैं, कुछ गांव में भी है, अधिकांश गांव में देखने को मिलता है, और कुछ शहरों में भी ऐसा है कि वहां क्या होता है कि संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, यानी परिवार में दादा दादी, उनके बेटे बेटियां, उनके पोते पोतियां, ये सब मिलकर के आपको पता है कि संयुक्त परिवार में रहते हैं। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो भरण पोषण होता है, बच्चों के भरण पोषण का जो दायित्व होता है वो माता पिता पर न होकर के वो संपूर्ण परिवार पर होता है। किस पर होता है, संपूर्ण परिवार पर होता है। और बच्चा आपको पता है पैदा होने के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं होती है, बच्चा पैदा करने के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं होती है। और अब यहाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, बात संयुक्त परिवार प्रथा की आई है, तो मैं बताता हूँ संयुक्त परिवार में क्या होता है। अभी देखो मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि संयुक्त परिवार प्रथा में जो पोते पोतियां होते हैं, है ना, दादा दादी क्या करते हैं, वो अपने पोतों पोतियों की कम उम्र में शादी करने का, या आपको पता है कि उनके माता पिता कम आयु में ही लड़के और लड़कियों की शादी करने को बढ़ावा देते हैं। अभी आप इस चीज को सोचोगे, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आप पहले के जमाने में आपको पता है, आप अपने माताजी से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए, दादी जी से पूछिए, है ना, उनकी जो शादी हुई थी वो 14-14, 15-15 साल में हो गई थी। अब इसके पीछे कारण क्या था, इसमें आपको पता है कि परिवार के जो सदस्य है ना, वो संयुक्त परिवार में जो दादा दादी है, नाना नानी है, वही जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं, यानी कम उम्र में शादी कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि मतलब कि विवाह जो होता है वो कम आयु में हो जाता है, और उनके मन में क्या रहती है, या आपको पता है कि अगर वो नहीं भी करना चाहे ना तो भी उनको करनी पड़ती है। दादाजी कह देते हैं कि अब मैं कल को मर जाऊंगा, मैं अपने पोते पोतियों की शादी नहीं देख पाऊंगा। दादी जी कह देती है
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके बेटे बेटियां होते हैं तो वो उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि यार वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, दादाजी कह रहे हैं या दादी जी कह रहे हैं या नाना जी कह रहे हैं या नानी जी कह रहे हैं, तो अपन इनका विवाह कर देते हैं, तो ताकि दादाजी भी इनका विवाह देख लेंगे और उनका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। अब उनको पता है कि शादी तो करनी है, पर शादी करने से क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार में कम आयु में शादी होने के कारण जो लड़कियां जो होती है उनको कम आयु में आपको पता है कि मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है, यानी कि कम उम्र में वो मां बन जाती है, जिसके कारण चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी आने को मिलती है। उसकी सही तरह से आपको पता है ग्रामीण परिवारों में उसकी सही तरह से देखभाल नहीं हो पाती है। अब वर्तमान समय में आपको पता है कि अभी महिलाओं के प्रति काफी हद तक परिवर्तन हुआ है। पहले आपको पता है कि उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता था, महिलाओं के प्रति घरेलू में हिंसा होती थी, है ना, और समाज में महिलाओं का जो सम्मान होता था, समाज में महिलाओं को सम्मान कम मिलता था, परिवार का जो आकार होता था वो बहुत बड़ा होता था। अब परिवार अगर परिवार के आकार की आ रही है ना, तो अभी आप अपने परिवार में देख लो, आपके दादी जी से पूछिए या अपने मामा मामी से पूछिए या मौसी से मासा जी है या उनसे पूछिए। परिवार में पहले के जमाने में किसी के 4 भाई, किसी के 8 भाई, अगर किसी को पूछते थे तो पूछने के बाद में वो कहते थे कि हमारे 6 बहनें हैं और 4 भाई है, यानी परिवार बहुत बड़ा होता था, यानी जन्म दर भी ऊंची थी तो मृत्यु दर भी ऊंची थी। और आज अगर अपन अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ें तो भारतीय संस्कृति में आपको पता है जो महिलाएं जो होती है उनको आपको पता है कि बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में समझ लिया है, तो ये अपनी किताब में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव की ही बात चल रही है। तो देखो भारत में जो नगरीकरण है ना, नगरीकरण किसको कहते हैं, यानी नगरीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि लोग क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़ करके नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। लोग गांव को छोड़ के नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। अब प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास यानी जनसंख्या का स्थानांतरण। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं गांव से नगर की ओर जाऊं, बेहतर सुविधा के लिए, रोजगार के साधनों के लिए या चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, क्योंकि गांव में आपको पता है ये सब सुविधाएं नहीं मिलती है, गांव में उच्च शिक्षा नहीं मिलती है ना। तो लोग क्या करते हैं, गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं, नगर से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं। और भारत में आपको पता है कि जो नगरीकरण है ना, नगरीकरण की जो वृद्धि है वो बहुत कम है, यानी नगरीकरण बहुत कम हुआ है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी आप देख लो कि 69% जनसंख्या गांव में रहती है, और आप देख लो कि 69% और शेष जो जनसंख्या है वो कहां रहती है, 31% वो रहती है गांव के अंदर। और आपको पता है कि गांव की स्थिति कैसी है, आज भी आप देख सकते हो हमारे आज भारत के अंदर कई ऐसे गांव है जो गांव में आपको पता है लोग सादा जीवन जीते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं या मत्स्य पालन है ना, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, और पुरानी परंपराओं में फंसे हुए हैं, रूढ़िवादिता में बंधे हुए रहते हैं, है ना। और कम आयु में आपको पता है संयुक्त परिवार प्रथा में उनकी शादी कर देते हैं, उनके दादा दादी है ना, सब मिलकर के। और दूसरी बात आपको पता है कि गांव में परिवार नियोजन की प्रथा नहीं अपनाई जाती है, या परिवार नियोजन के प्रति वो जागरूक नहीं हो पाए, परिवार नियोजन की विधियों को कम अपना रहे हैं, है ना। ये सब इसी वजह से आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है, और ये जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उतनी तेज गति से संसाधन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर इसी तरह से जन्म दर ऊंची रहती है तो आपको पता है कि जो आने वाला जो भविष्य है उसमें गंभीर चुनौतियां, गंभीर समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात आपको पता है कि लोग गांव से नगरों की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गांव में आधुनिक सुविधाओं की कमी होती है, आधुनिक सुविधाएं नहीं है। और आज आप देख लो कि आधुनिक सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है ना, वो ज्यादातर आपको पता है नगरीय क्षेत्रों में हुई है, यानी हर प्रकार की सुविधा। आज हमारे भारत की जो जनसंख्या उसमें परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। जन्म दर का अपन ने पढ़ा था, मृत्यु दर का अपन ने पढ़ा था, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं। अगर जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर मृत्यु दर घटेगी तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या में कमी आएगी, अगर मृत्यु दर बढ़ जाती है तो जनसंख्या में कमी आएगी। अब देखो यहाँ बात आ रही है प्रवास की, तो प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास में आपको पता है कि प्रवास, अभी मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, गांव से नगरों की ओर जा रहे हैं, यानी उनका नगरीकरण हो रहा है। पहले गांव में वो अशिक्षित था, नगर में जाने के बाद वो शिक्षित हो गया। गांव में आपको पता है कि वो उसको कोई काम धंधा या रोजगार नहीं मिल रहा था, अब वो नगर में जाने के पश्चात उसको काम मिलना शुरू हो गया, है ना, यानी उसके जीवन स्तर में सुधार हो गया, है ना। उसी प्रकार आपको पता है वो गांव में पहले पिछड़ी व्यवस्था में था, अब नगर में आने के पश्चात वो विकसित हो गया। अब देखो प्रवास, अभी मैंने आपको गांव से गांव के बताया, प्रवास करने के पीछे कई कारण होते हैं।
कई लोग आपको पता है आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक आपको पता है आय प्राप्त करने के लिए लोग गांव को छोड़ के नगरों में चले जाते हैं। आज आप देख लो गांव में अगर अपन बात करें ना, किसी को पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो वो बताता है कि मैं दुबई रहता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं इराक रह रहा हूँ, मतलब कि कोई कह रहा है मैं अमेरिका रह रहा हूँ। इसके पीछे क्या कारण है कि लोग अपने घर को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छे से कर सके, अपने माता पिता को या अपने दादा दादी को उनकी आर्थिक सहायता कर सके, है ना, उनका अच्छे से उनका विकास कर सके। तो इसके ये सब पीछे इसके कारण है। पर एक चीज मैं और बताता हूं कि प्रवास जो होता है ना, प्रवास, ये प्रश्न देखो मैं आपको बताता हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न आ चुका है। पर इससे प्रवास के जनसंख्या वृद्धि की बात आई है ना, तो प्रवास का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आज आप ये भी देख लो कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो विभाजन के समय आपको पता है कि कई विदेशी लोग आसपास के, भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है, उनमें से आपको पता है कई लोग हमारे भारत में आकर के बस गए, जिसकी वजह से भी जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ती गई है और आज बढ़ते बढ़ते आपको पता है 121 करोड़ हो गई है। अब देखो जनसंख्या का प्रवास होने से क्या होता है कि गांव में आप देख लो जनसंख्या का या जनांकीय संतुलन बिगड़ जाता है। यानी जिस स्थान से महिलाएं या जिस स्थान से लोग जाते हैं ना, जैसे भी मान लो कोई व्यक्ति राजस्थान से गुजरात जा रहा है, तो जहां से मतलब कि राजस्थान से जब वो गुजरात जाएगा ना, तो गुजरात की जनसंख्या बढ़ जाएगी और राजस्थान की जनसंख्या कम हो जाएगी। परंतु प्रवास भी अलग अलग तरीके से होता है। महिलाओं का प्रवास, पुरुषों का प्रवास, कहीं महिलाओं की संख्या घट जाती है, कहीं महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, कहीं पुरुषों की संख्या घट जाती है और महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। जैसे भी मैंने अभी आपको बताया उदाहरण के लिए कि जैसे भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य जैसे केरल है, तो वहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक है ना। तो उसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जनांगी के संतुलन यानी लिंगानुपात बिगड़ जाता है, कहीं महिलाएं कम हो जाती है, कहीं महिलाएं ज्यादा हो जाती है ना, प्रवास के कारण। और अब देखो उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि प्रवास विवाह के कारण भी होता है। गांव में महिलाएं, आपको पता है कि गांव से गांव की ओर महिलाएं विवाह के दौरान अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव की ओर चल जाती है, तो उस गांव में जाने के पश्चात वहां की जनसंख्या बढ़ रही है। तो आपको पता है कि इसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है और इसके भी हमारे को कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब देखो प्रभावों का मैं अपने स्तर पे एक बता रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आज विदेशी लोग हमारे भारत में आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ा आप देख लो। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे रीति रिवाज सब बदल गए। यानी विदेशी संस्कृति ने हमारे देश की संस्कृति को बदल दिया, इतना प्रभाव पड़ा है। कोई व्यक्ति ये नहीं जानता था कि बर्गर क्या होता है, पिज्जा क्या होता है, और आज आप देख लो कि इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और ये सब विदेशी वस्तुएं हैं, ये सब विदेशी वस्तुएं, और इनका प्रभाव हमारे को प्रवास के कारण ही मिला है। आज आप विदेशी कंपनियों की कई प्रकार की मार्केट में आप वस्तु देख सकते हैं, कई प्रकार की क्रीम आ रही है, कई प्रकार की आपको पता वस्तुएं आ रही है, और ये सब प्रवास के कारण विदेशी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के आपको पता है इन सबका प्रसार हो रहा है। विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही है और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ हमारे देश के अंदर जो निवास कर रहे लोग हैं उनकी संस्कृति बदल गई है, उनकी सभ्यता बदल गई है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।